हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आप लर्निंग एंड टीचिंग पर किस तरह से अपनी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल या वाइवा की फ़ाइल को तैयार करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है आपको बीएड के हर एक सेमेस्टर में असाइनमेंट फ़ाइल वगैरह तैयार करनी होती है। मैंने अपने चैनल पर बीएड फर्स्ट से लेकर के बीएड फोर्थ सेमेस्टर तक की सभी फाइलों को अवेलेबल करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पर चीज़ों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेमेस्टर वाइज और ईयरली मैंने दोनों चीज़ों को बताया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम यानी बोथ लैंग्वेज में आपको फाइलें मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। आपको वहाँ पर फाइलों के साथ साथ लेसन प्लान वगैरह हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट पर मिलेंगे। साथ ही मॉडल चार्ट जो भी आपके टीचिंग के टाइम पे बनाए जाते हैं, बनवाते हैं टीचर लोग, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग यानी सीखना एवं सिखाना या फिर शिक्षण अधिगम जिसे आप कहते हैं, इस सब्जेक्ट से आपका कौन सा टॉपिक रहेगा यूनिट 4 के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर विषय सूची यानी इंडेक्स को देखेंगे। इंडेक्स की बात करें तो आपको हर एक असाइनमेंट फाइल में विषय सूची बनानी होती है। विषय सूची आप किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, टॉपिक नेम, पेज नंबर, डेट और सिग्नेचर। यहाँ पर टीचर सिग्नेचर होंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके इंडेक्स बॉक्स में रहेंगी। उसके बाद आप यूनिट वाइज अगर चीज़ों को बना रहे हैं या अगर आप ईयरली हैं तो आपको जो भी आपकी बुक है जैसे लर्निंग एंड टीचिंग की, तो इसमें आपको एक एक यूनिट से एक एक टॉपिक बनाना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने यूनिट फर्स्ट से शिक्षण एवं अच्छे शिक्षण की विशेषता ये टॉपिक ले लिया। उसके बाद सेकंड आपने यूनिट चूज़ की। सेकेंड यूनिट में आपने मस्तिष्क उद्वेलन एवं उसकी विशेषता, सीमा या कमी तथा प्रयोग हेतु सुझाव ये ले लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको 2 और यूनिट से अलग अलग टॉपिक लेने होंगे। और अगर आप सेमेस्टर वाइज चीज़ों को बना रहे हैं तो आप किसी भी पूरी बुक में से किसी भी टॉपिक को उठा करके उस पर 10 या 12 या मैक्सिमम 15 पेज की अपनी एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। उसी फाइल में से आपका प्रैक्टिकल या वाइवा में जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेगा वो भी मैं चीज़ों में बताती जाऊंगी कि क्या क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले यूनिट में ये बात की थी, शिक्षण एवं अच्छे शिक्षण की विशेषता, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दिया था। सेकंड टॉपिक भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का था, इसको भी मैंने बता दिया था। इसके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट जाएं, वहाँ पर आपको बीएड असाइनमेंट फाइल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लाइन से सारे वीडियो पड़े हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ से लाइन से चेक कर सकते हैं। तो हमने 2 तक की जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड थी वो कंप्लीट करा दी थी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 को लेकर के बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है ई लर्निंग एवं उसकी विशेषता तथा मूल तत्व। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 4 की बात करें तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से आपके टॉपिक को बताया था मैंने। ये प्रीवियस चीज़ें हैं जो कि लाइन से आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है यूनिट 3 की ई लर्निंग। तो ये है हमारा थर्ड यूनिट ई लर्निंग। प्रश्न आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ई लर्निंग का सम प्रत्यय स्पष्ट करें, यानी कॉन्सेप्ट क्या है ई लर्निंग का उसे स्पष्ट करना है। ई लर्निंग की विशेषताओं का वर्णन करें। ई लर्निंग के मूल तत्व कौन कौन से हैं। चूँकि यूनिट 3 में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ई लर्निंग में आप किस तरह से क्वेश्चन को बदल करके भी अपनी असाइनमेंट फाइल में लिख सकते हैं, उन चीज़ों को भी मैं बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ई लर्निंग का संप्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ई लर्निंग का अर्थ समझेंगे। उससे पहले हम अपनी फ़ाइल को देख लेते हैं एक नज़र में कि किस तरह से अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो फाइल में चीज़ें बताई गई हैं उसके अलावा भी मैं आपको एक पीडीएफ में चीज़ें बताऊंगी कि आप किस तरह से अलग तरीके से अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। यहाँ पर ई लर्निंग को समझाया गया है, उसे मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। यहाँ पर आप पहले चीज़ों को देख लीजिए कि कैसे ई लर्निंग को यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, किस तरह से यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ों को बताया गया है। तो इस तरह से अगर आप यूनिट वाइज चीज़ें बना रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख करके बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑथर्स के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने बताया है ई लर्निंग से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, तो उनको आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फाइल में। उसके बाद ई लर्निंग की विशेषताएं, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई लर्निंग की, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप देखिए, वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये सारे पॉइंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई लर्निंग के। उसके बाद ई लर्निंग के मूल तत्व कौन कौन से हैं, कि शिक्षा शास्त्र में ई लर्निंग का क्या योगदान है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ए है ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष ई लर्निंग के संदर्भ में। बी है व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष, इन्हें आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद सी है सामाजिक निर्माण उपागम। उसके बाद डी है अनुदेशनात्मक रूपरेखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मानकीकरण, इसमें चीज़ों को बताया गया है। 3 पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है पुनः उपयोगिता, ये ई लर्निंग के संदर्भ में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया है टॉपिक। ठीक है, इतना ही था, क्योंकि ये आपका यूनिट 1 से लेकर के 4 तक ही आपको बनाना है फाइल में अपनी। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा बनाएंगे तो आपकी फ़ाइल 20-25 पेज से ज़्यादा की हो जाएगी। फिर एग्जामिनर के सामने आप डिफ़ाइन करने में, चीज़ों को बताने में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप कम पेज की ही रखिए। तो यहाँ पर तो था ई लर्निंग के बारे में, जिसमें हमने मूल तत्व जाने क्या है, विशेषताएं और अर्थ या आशय। तो इस तरह से आप अपनी कुछ फाइल को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये CRSU यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से बिलोंग करती है फाइल, जहाँ से मुझे मिली है, जिस स्टूडेंट की है। मैंने संपर्क किया उनसे, उन्होंने अपनी फ़ाइल दी मुझे और बताया कि मैडम ऐसे ऐसे हम लोगों ने फ़ाइल तैयार की है, ये टॉपिक है। तो जितने भी ज़्यादातर बच्चे जुड़े हैं इलाहाबाद CRSU और यहाँ पर बोल सकते हैं LU लखनऊ यूनिवर्सिटी से, प्रयागराज से, ये सभी से काफ़ी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं मुझसे। ठीक है, तो ये अपनी चीज़ें बताते रहते हैं, उन्हीं की चीज़ों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। जो बच्चों के द्वारा तैयार की गई फाइलें होती हैं उन्हीं को मैं बताती हूँ, जो कॉलेजेस में बताई जाती हैं टीचर्स के द्वारा। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लाती हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरह से फ़ाइल तैयार होगी। चलिए, यहाँ पर तो मैंने बताया था कि आप किस तरह से अपनी फ़ाइल में इन चीज़ों को लिखेंगे। अब इसके बाद जो मैं चीज़ें बताऊँगी, वहाँ पर मैं अपने टॉपिक को क्लियर करूँगी। टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, किस तरह से ई लर्निंग को आप दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप संदर्भ से शुरुआत करेंगे। ई लर्निंग का संदर्भ, उसमें कुछ चीज़ें इतिहास की भी लिखेंगे कि किस तरह से हम ई लर्निंग का क्षेत्र लेकर आए हैं, उपयोगिता लेकर आए हैं, क्या कुछ ज़रूरत रही है। इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें अपनी फ़ाइल में लिखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में तो संदर्भ डाल करके लिखेंगे या इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे ही ई लर्निंग को शो कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हुए क्या कुछ चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर और चीज़ें हैं, शिक्षा में किस तरह से ई लर्निंग ने अपनी उपयोगिता बढ़ोतरी की, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। ठीक है, आप देखिए कोविड के टाइम पर किस तरह से आपका ई लर्निंग उपयोग में आ रहा है, इसकी नीड कैसे जो है वो पूरी हो रही है बच्चों की, छात्रों की। अब यहाँ पर हम ई लर्निंग समझेंगे। सरल शब्दों में ई शिक्षा या ई लर्निंग से क्या तात्पर्य है। ई शिक्षा बोलें या ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, सब एक ही अर्थ है, सबका एक ही अर्थ है। ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा ई शिक्षा या ई लर्निंग कहलाती है। सरल शब्दों में बिल्कुल लिखा है। अगर आपका एग्जामिनर पूछता है कि ई शिक्षा क्या है, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा ना बोल करके या ई लर्निंग ना बोल करके ई शिक्षा पूछ लेता है। तो सबका अर्थ देखिए एक ही है।
ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बताइएगा कि ई शिक्षा या ई लर्निंग से तात्पर्य जो हमारे सामने इंटरनेट है या अन्य संचार उपकरण है उसकी सहायता से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ पर ना शिक्षक होता है ना विद्यार्थी होता है, हम स्वयं विद्यार्थी, हम स्वयं शिक्षक होते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, हम खुद से चीज़ों को समझ रहे होते हैं। कहाँ से? ई शिक्षा के माध्यम से। तो ये हो गया ई शिक्षा से तात्पर्य। उसके बाद आगे दिया है ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ साथ ही ई शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षिक व्यवसाय में अपना स्थान बना लिया है। तो किस इस तरह से आप ई शिक्षा को डिफाइन करेंगे या ई लर्निंग को डिफाइन करेंगे कि ई लर्निंग क्या है। आई होप यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ई लर्निंग। जैसे वहाँ पर ई शिक्षा था, वही फिर से मैंने एक बार इसको भी दिखा दिया कि ई लर्निंग, आप कंफ्यूज ना हो, ई शिक्षा ई लर्निंग दोनों एक ही है। तो ई लर्निंग को यहाँ पर कुछ और चीज़ों के माध्यम से बता दिया। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो चीज़ों को हम सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ही ई लर्निंग कहलाता है, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। आज से जब कई सालों पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था, दुनिया इसके प्रति इतनी सहज नहीं थी। यही सारी चीज़ें ई लर्निंग में बताई गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। आप बिल्कुल ऐसे ही जो चीज़ें एक्स्ट्रा लगे, मतलब जो चीज़ें मेन है कह सकते हैं, उनको आप डार्क कलर से ऐसे ही डिफाइन करिएगा, ठीक है। आप ऐसे ही चीज़ों को बता सकते हैं एग्जामिनर के सामने। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ई शिक्षा के प्रकार। अब ई लर्निंग के टाइप्स भी हैं, जिनको हमने 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है सिंक्रोनस, दूसरा है असिंक्रोनस। 2 टाइप्स हैं। ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि ई शिक्षा के कितने प्रकार हैं, तो आप बता सकते हैं सिंक्रोनस है, दूसरा असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस क्या है, इसे थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक ही समय में, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से शैक्षिक संवाद करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर विद्यार्थी अपने प्रश्नों का तत्काल उत्तर जान पाते हैं, जिससे उनके उस विषय से संबंधित संदेह भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग व्यवस्था में कई ऑनलाइन उपकरण की मदद से छात्रों की स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। सिंक्रोनस ई शैक्षिक व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट तथा वर्चुअल क्लासरूम आदि शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। तो इस तरह से आप सिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था को बता सकते हैं कि क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड आएगा टाइप, वो है असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत इस शैक्षिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि एक समय में नहीं, अर्थात यह विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वास्तविक समय में शैक्षिक संवाद करने का कोई विकल्प नहीं है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी पहले ही उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित अध्ययन, जिसमें विद्यार्थी किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो, ई बुक्स इत्यादि की मदद से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह की इस शैक्षिक व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि विद्यार्थी किसी भी समय जब चाहे तब शैक्षिक पाठ्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। यही कारण कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग असिंक्रोनस शैक्षिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो असिंक्रोनस है, इसमें क्या है, पाठ्यक्रम पहले से उपलब्ध होता है। मान लीजिए ऑनलाइन कोई क्लास आप कर रहे हैं, आपकी छूट गई है, ठीक है, तो उसमें जब टीचर ने पढ़ा दिया है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आप क्या है पाठ्यक्रम चीज़ें सब देख सकते हैं, बस उनसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, उनसे अपनी चीज़ों जो भी डाउट है वो उस समय नहीं पूछ सकते हैं जब वो क्लास ख़त्म कर चुकी है। जबकि सिंक्रोनस में क्या था, सिंक्रोनस में यहाँ पर लाइव क्लास मान लीजिए किसी टीचर की चल रही है और आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उस समय आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है, ठीक है। उस समय सारी सुविधा होती है, ऑडियो वीडियो सब चीज़ सामने होता है। आप चैट के माध्यम से
या डायरेक्ट वे में आप अपने शिक्षक से, अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जबकि एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। इसमें पाठ्यक्रम वगैरह देखिए वेबसाइट वगैरह पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन टीचर अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें। यही दोनों चीज़ें हैं आपके टाइप्स में। उसके भारत में ई शिक्षा की स्थिति क्या कुछ रही है, इसके बारे में पूरा डिफाइन किया है। आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत में शिक्षा की स्थिति को दर्शाया गया है और ये ज़रूरी भी पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंटों को आप ज़रूर अपने फाइल में इंक्लूड करिएगा अगर आप ई लर्निंग या ई शिक्षा टॉपिक पर बना रहे हैं अपनी असाइनमेंट फाइल को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 2025 तक की भारत में इंटरनेट की उपयोगिता कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें। ई शिक्षा बढ़ाने में सरकार के प्रयास क्या कुछ रहे हैं स्वयं इसके द्वारा, ठीक है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम कैसे प्रदान करा है स्वयं ने, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें 20 पेज हैं, जिसे देखते देखते ही अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्वयं प्रभा के बारे में बताया है, इसके माध्यम से कैसे शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है, सारी चीज़ें। उसके बाद राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एक एकल खिड़की खोज सुविधा के तहत सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना। इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके माध्यम से भी आप चीज़ों को खोज सकते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है स्पोकन ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें चीज़ों को बताया है इन्होंने। तो इतने सारे संसाधन हैं, ठीक है, इस शिक्षा के। आप इन्हें वीडियो पॉज करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, केवल पॉइंट वाइज चीज़ों को, ठीक है। डिटेल में तो मैंने लिख दिया ताकि आप चीज़ों को पढ़ के समझ सकें। बाकी अगर आपको फाइल बड़ी बनानी है तो आप पॉइंट के अंतर्गत भी चीज़ों को इंक्लूड करिए, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज चीज़ों को सिर्फ मेंशन करिए। उसके बाद वर्चुअल लैब, इसमें इन चीज़ों को आप लिखेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप हेडिंग वाइज चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ई यंत्र क्या है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा ई शिक्षा की विशेषताएं, जो कि हमने अपनी फाइल में देखी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ई लर्निंग की विशेषताएं या ई शिक्षा की विशेषताएं। तो इसमें कई सारी विशेषताएं। पहला है, ई शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपनी शैक्षिक कार्य को कर सकते हैं, अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर इसके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफ़ी हद तक कम लगने वाली होती है, क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटेरियल पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ई लर्निंग को जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें दी हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हैं ई लर्निंग के, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना करके भी बता सकते हैं अपने एग्जामिनर को, या खुद से ऐसे पढ़ के भी बता सकते हैं। उसके बाद ई शिक्षा की राह में चुनौतियाँ क्या कुछ हैं वो भी बताई हैं कि बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी इस शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुशासन नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, डर नहीं होगा, बच्चे अपने हिसाब से जब चाहे पढ़े, जब चाहे ना पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चुनौती आ गई यहाँ पर उनके लिए, शिक्षकों के लिए और गार्जियन के लिए भी। जैसे यहाँ अभी आप 2020 से देख पा रहे हैं कि कोविड चल रहा है, इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। ई लर्निंग ही एक माध्यम बचा है जिससे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं अपने घरों में कि बच्चों की क्या हालत है। उसके बाद छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ख़राब इंटरनेट कनेक्शन है पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। भारत में बेहतर इंटरनेट
कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती। यही सारी पॉइंट हो जाएंगी चुनौतियों में। उसके बाद ई लर्निंग में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से अब लगभग सभी जितने भी देश हैं सभी ने ई लर्निंग को चुन लिया है। इसी के माध्यम से जो स्टडी वगैरह है वो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कराया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें इंडिया के बारे में बताई गई हैं। उसके बाद ई लर्निंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ई लर्निंग के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेनिफिट में क्या कुछ है। तो यहाँ पर दिया है ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सेल्फ पेस्ड से एनी टाइम और एनीवेयर सीख सकते हैं, यानी आपको समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा पॉइंट है ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, वही पॉइंट है सेकंड पॉइंट है, जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देख कर समझ सकते हैं। जैसे आप लाइव क्लासेस वगैरह देख लीजिए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें दी हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें दिए हैं ई लर्निंग के, तो आप इससे भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि पॉइंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ई लर्निंग के नुकसान यानी डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप अपने सीखने को लेकर गंभीर हैं तो ऑनलाइन लर्निंग में कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो बिना कहे आप पढ़ाई नहीं करते तो ई लर्निंग में आपको पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा। जानते हैं कई सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर भी वो पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं स्कूल में। तो वही उनके लिए है कि अगर उनका मन ही नहीं लगता है तो भैया उनके लिए इंटरनेट क्या, उनके लिए ई लर्निंग क्या, कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख सकते हैं। लास्ट में आप कंक्लूज़न ज़रूर डालिएगा यानी निष्कर्ष, और बिब्लियोग्राफी में भी आप चीज़ों को डाल सकते हैं कि कहाँ से क्या कुछ चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यानी यूनिट 4 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।